हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बनिक रसायन का आपका चैप्टर नंबर 6 है और मतलब बुक का चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन कार्बनिक रसायन का ये पहला चैप्टर है जो आपके सामने है। देखिए, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इसके बारे में वर्गीकरण और परिचय के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नामपत्ति या नोमेनक्लेचर। देखिए, जो नोमेनक्लेचर या नामपत्ति है सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य नाम होता है, दूसरा होता है आईयूपीएसी। कैसा होता है? ये सामान्य नाम है और दूसरा कैसा है? आईयूपीएसी। सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य नाम पद्धति के बारे में। इस सामान्य जो पद्धति है उसमें हेलो एल्केनों को क्या कहा जाता है? देखिए, सामान्य पद्धति में हेलो एल्कीनों को या हेलो एरीन हो या हेलो एल्केन हो, इनको देखो क्या कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर सामान्य पद्धति में मुख्य क्रियात्मक समूह हैलाइड होता है तथा प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन होता है। कौन होता है? प्रतिस्थापी होता है हाइड्रोकार्बन। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? हैलाइड है। ठीक है, इसीलिए नाम लिखते समय एल्किल समूह पहले तथा हैलाइड बाद में लिखा जाता है। देखिए, जो सामान्य पद्धति है उसमें हैलाइड समूह बिल्कुल सबके लास्ट में आता है, उससे पहले आते हैं हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन यहाँ पर होते हैं प्रतिस्थापी। क्या होते हैं? प्रतिस्थापी होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं हैलाइड होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ इस लाइन में अगर हम बात कहें तो लिखते समय जो एल्किल समूह होता है वो पहले लिखा जाता है, जबकि जो हैलाइड समूह होता है वो बाद में लिखा जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे हम बात करें तो ये एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर CH2 CH3 CH2 और Br लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है समूह, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये एक हाइड्रोकार्बन ही है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। तो ये 3 कार्बन का है, 1 2 3। तो 3 कार्बन का है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर अगर एक और CH3 होता तो ये प्रोपेन होता, लेकिन प्रोपेन नहीं, मतलब एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हम घटा देते हैं तो फिर वो एल्किल बन जाते हैं। चाहे CH4 हो, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो CH3 बन जाएगा, उसको हम मैथिल कहेंगे। तो सभी में से अब उसके स्थान पर Br लगाए, इसीलिए इसको प्रोपिल कहा गया। और क्योंकि हम सामान्य पद्धति पढ़ रहे हैं तो सामान्य पद्धति में हैलाइड जो है बाद में आते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर जब भी कोई सेकेंडरी कार्बन पर कोई समूह जुड़ जाता है तो ये वाला जो ग्रुप होता है ये आइसो ग्रुप हो जाता है ना। हालांकि नामकरण में पूरे के पूरे तीनों कार्बन का यूज किया। देखिए, यह है आइसोप्रोपिल क्लोरो, यहाँ लगा है तो क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ये आइसो ग्रुप है। ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है? आइसो ग्रुप है ना। ये आइसो ग्रुप है, यहाँ पर भी आइसो ग्रुप था। तो ये आइसो ग्रुप है, इसीलिए इसको आइसो ब्यूटिल, ब्यूटिल क्यों? क्योंकि 3 कार्बन तो यही, चौथा कार्बन नहीं रहा, तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। फिर देखिए, ये वाला जो समूह आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो समूह आपके सामने है, इस समूह को कहा जाता है नियो। सामान्य पद्धति में इस समूह को नियो कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है नियो ब्यूटिल क्लोराइड। फिर देखिए, अब जो बेंजीन होते हैं, मतलब एरिल हैलाइड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। किसकी बात हो रही है? एरिल हैलाइड की। बेंजीन वाले हेलोजन यौगिकों में एक हेलोजन के यौगिकों का नाम सामान्य व आईयूपीएसी दोनों में ही समान होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे बेंजीन हेलोजन वाले यौगिक जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु होता है, उनका सामान्य और आईयूपीएसी दोनों में ही नाम कैसा होता है? समान होता है। ये हमको इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। देखिए, तो ये जो नाम आपके सामने है, ये जो नाम आपको दिख रहा है,
क्लोरोबेंजीन है ना, ब्रोमोबेंजीन आपको दिख रहा है, आपको फ्लोरोबेंजीन यहाँ दिख रहा है, और आपको आयोडोबेंजीन यहाँ दिख रहा है। देखिए ये IUPAC और सामान्य दोनों में समान है, दोनों में यही नाम होगा, चाहे आपसे IUPAC नाम पूछे और चाहे आपसे सामान्य नाम पूछे, दोनों में ही यही नाम रहने वाला है, कोई बदलाव इनमें नहीं होने वाला है। तो जब एक हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ जुड़ता है तो उसका नाम सिंपल होता है, सामान्य भाषा में भी और IUPAC में भी समान ही होता है। ये अलग अलग हमने क्या जोड़े हैं यहाँ पर, अलग अलग, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन हो गया, ये सब अलग अलग जोड़े गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए IUPAC हमारे लिए इम्पोर्टेंट, IUPAC हमारे एग्ज़ाम में IUPAC ही आने वाली है। वो जस्ट नॉलेज के लिए थी, जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको रिएक्शंस में नाम आएंगे जो सामान्य पद्धति में ही आते हैं मोस्ट ऑफ, या क्वेश्चन में कभी कभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी सामान्य पद्धति में ही आ जाते हैं, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो IUPAC के पूछे जाते हैं। आपको कोई भी कंपाउंड मतलब यौगिक दे दिया जाएगा और आपसे IUPAC नाम पूछा जाएगा। तो देखिए IUPAC पद्धति के बारे में जानते हैं। ये है IUPAC पद्धति। देखिए IUPAC जो पद्धति होती है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन होता है। कौन होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन। याद रखना, सामान्य पद्धति में मुख्य क्रियात्मक समूह हेलोजन था, और यहाँ पर जो हेलोजन है क्या होता है? प्रतिस्थापी होता है। क्या होता है ये? हेलोजन यहाँ पर प्रतिस्थापी होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन मुख्य समूह होता है। तो जो भी प्रतिस्थापी समूह होता है वो हमेशा ही पहले लिखा जाता है, इसीलिए IUPAC में हेलोजन पहले जबकि हाइड्रोकार्बन बाद में लिखा जाता है। याद रखना, जो प्रतिस्थापी होता है वो पहले और जो मुख्य होता है वो बाद में। कहता है ना कि बड़े बाद पीछे खड़े होते हैं, छोटे आगे खड़े होते हैं, तो इनके लिए यहाँ पर ये हेलोजन छोटे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी के सभी। देखिए ये 3 कार्बन वाले, हमको यहाँ पर जब भी हम IUPAC नाम देते हैं तो हमको मेन चीज़ ध्यान रखनी, एक तो हमको एक कार्बन श्रृंखला चुननी होती है, इसमें अधिकतम कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाली श्रृंखला है, और जिस भी कार्बन पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ता है, जैसे अभी हम Br एक प्रतिस्थापी है और वो इसके पहले कार्बन पर जुड़ा है। सामान्यतः हम पहले कार्बन के लिए कोई भी नंबर नहीं देते, इसलिए हमने यहाँ भी नंबर नहीं दिया है, इसको ब्रोमोप्रोपेन कह दिया। लेकिन जब इसकी स्थिति, जैसे अभी दूसरे कार्बन पर जुड़ रहा है, यानी सेकेंडरी या द्वितीय कार्बन पर जुड़ा है, तो अब हमको इसको नंबर देना ज़रूरी है। IUPAC में आपको नंबर देना पड़ेगा कि वो किस कार्बन से जुड़ा है, याद रखिएगा। इसलिए अब देखो यहाँ पर इस सेकेंड कार्बन से जुड़ा है तो इसका नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर ये पहले कार्बन से जुड़ता तो हो सकता है हम देते, हो सकता है नहीं भी दें, दोनों में ही उसको गलत नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको आपके सामने है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है? CH3CH2। अब ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? ये है तो 3 डिग्री, है ना? कौन सा कार्बन है ये? 3 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर हम नामकरण देंगे तो 1 2 3। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो CH3 है ये भी क्लोरी के साथ अब प्रतिस्थापी के रूप में चुना जाएगा, क्योंकि जब भी हम एक कार्बन श्रृंखला के बारे में देखते हैं IUPAC के लिए तो एक सीधी श्रृंखला चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और कार्बन को आपने जो, अब यहाँ पर इसको ये शाखित हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि नई ब्रांच जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये वाली जो है ये एक नई ब्रांच स्टार्ट हो गई, इसलिए शाखित हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। लेकिन अभी जो शाखित समूह है यानी CH3 जो है ये प्रतिस्थापी के रूप में ही जाना जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक प्रतिस्थापी हो जाता है Cl और एक प्रतिस्थापी हो जाता है मैथिल। अब कंडीशन आती है कि इन दोनों में से लिखा किसको पहले जाए। तो जब भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम अंग्रेजी वर्णमाला, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अनुसार हम नामकरण करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कैसे? मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए मैथिल, CH3 को मैथिल कहा जाता है, इंग्लिश में मैथिल के लिए M आता है, जबकि हम जानते हैं Cl के लिए क्लोरो यानी कि C पहले आता है। तो M और C में से जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आता है
उसको पहले लिखा जाता है। तो क्लोरो क्योंकि पहले आ रहा है, इसी कारण हम क्लोरो को पहले लिखते हैं और इसका नंबरिंग भी करते हैं कि 1 2 3। तो पहले कार्बन पर कौन है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे कार्बन कौन है, मैथिल, और पूरी 1 2 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बन जाती है जिसको हम कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ पर जो 3 कार्बन है इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ भी 3 ही जुड़े हुए थे, यहाँ भी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 की हमारी मुख्य श्रृंखला बन गई है और यहाँ भी CH3 और Cl दोनों क्या है प्रतिस्थापी के रूप में है। तो हमने नंबरिंग चाहे यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 दिया हुआ है। तो वही अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखना है कि ये दूसरे कार्बन पर क्लोरो जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन पर ही मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो 2 क्लोरो 2 मैथिल, बस यहाँ नंबर की परिस्थिति चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कार्बन संख्या समान है। अब देखिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये मुख्य क्रियात्मक। अब यहाँ पर एक और प्रतिस्थापी ऐड हो गया, एक प्रतिस्थापी ये ऐड हो गया, एक प्रतिस्थापी ये ऐड हो गया और ये क्लोरो पहले से ही है। तो फिर हमको एक सीधी कार्बन श्रृंखला चुननी है और उसको नंबरिंग करनी है 1 2 3, है ना। तो पहले पर तो क्लोरो है ही, पहले पर क्या है, क्लोरो है ही पहले कार्बन पर। फिर दूसरे पर 2 मैथिल समूह है तो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन हो जाता है ना। डाई भी लगाना है और नंबर भी लिखना पड़ेगा हमको कि 2 मैथिल एक ही से जुड़े हुए तो 2, 2, फिर यहाँ डाई मैथिल। ठीक है, अब देखिए जब डाई हेलो की बात आ जाती है ना, यहाँ पर बेंजीन, पहले वाले में हमने जो बात की थी वो एक बेंजीन के लिए थी। यहाँ पर क्या कहा था कि अगर बेंजीन वाले हेलोजन यौगिकों में एक हेलोजन के यौगिक का नाम हो, है ना, यहाँ पर एक ही हेलोजन समूह लगा हुआ है तो उनके सामान्य और IUPAC में नाम समान होंगे। लेकिन देखिए अगर बेंजीन से 2 हेलोजन परमाणु या हेलोजन समूह जुड़े हों तो उस स्थिति में IUPAC और सामान्य दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखिए सामान्य पद्धति में पहले को एक नंबर दे दिया जाता है या एक को मेन मान लिया जाता है और दूसरे के सापेक्ष, उसकी स्थिति के सापेक्ष क्या है, नामकरण दिया जाता है। ये वाली जो स्थिति आपको दिख रही है, अगर सीधी सी बात करें तो तीसरा और ये 5वां कार्बन, ये 5वां और ये तीसरा कार्बन, ये 2 कार्बन ऐसे होते हैं जिनको मेटा स्थिति कहा जाती है। और जो दूसरा कार्बन और यहाँ पर ये जो 6th कार्बन है इनको कहा जाता है ऑर्थो कंडीशन। क्या कहा जाता है, ऑर्थो। अगर यहाँ पर मान लो Cl यहाँ लगा होता है दूसरे कार्बन तो इसको हम ऑर्थो कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इधर बना देते हैं इस श्रृंखला को, तो इस बेले को देखिए, यहाँ पर ये वाली जो स्थिति है इसको हम ऑर्थो कहते हैं, ओ से दर्शाते हैं। इस वाली स्थिति को हम मेटा से दर्शाते हैं और इस वाली स्थिति को हम पैरा से दर्शाते हैं। तो ये 3 स्थितियाँ होती हैं। सामान्य पद्धति में हम ऑर्थो, मेटा, पैरा दर्शाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये मेटा स्थिति पर जुड़ा हुआ है दूसरा, इसलिए मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन कहा गया। क्या कहा गया, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन कह दिया गया। अब अगर IUPAC की आएगी तो IUPAC में तो हमको नंबर देना पड़ेगा, किसी को भी 1 दे दो, किसी को भी 3 दे दो, बात एक ही है, इसलिए 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन कहा गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों मेटा समूह पर जुड़े हुए हैं। अब जब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए सिम किस में आ जाएगा, सामान्य पद्धति में आ जाएगा, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। लेकिन IUPAC में हमको सबके लिए नंबर देना पड़ेगा 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर एक Cl लग गया है या एक CH से लग गया है, तो जब ये बेंजीन वाले पर CH से लगा तो उसको हम टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। और एक नंबर पर क्लोरो जुड़ गया, ये भी इसका सही नाम मानता है क्योंकि टोलुइन काफ़ी फेमस हो चुका है तो इसको भी सभी जानते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको मान लो टोलुइन वाला सही नहीं लिखता है तो आप क्लोरो और मैथिल दोनों को ही नंबर दे सकते हो। तुम जानते ही हो कि क्लोरो पहले आता है तो इसलिए इसको पहले नंबर दिया जाता है और मैथिल बाद में आता है तो मैथिल को बाद में दिया जाता है। तो 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन हो जाएगा। बाकी कुछ नामकरण है, देखिए ये वाला आपको ध्यान होगा, ये बेंजिलिक क्लोराइड है जो हमने वर्गीकरण में पढ़ा है। क्या है ये, बेंजिलिक क्लोराइड है, ये हमने जब वर्गीकरण किया था तो ये हमने पढ़ा था। अब इसका यहाँ पर देखिए बेंजिलिक क्लोराइड का जो IUPAC नाम वो कहता है, इसको हमको नंबर देना पड़ेगा। ये एक ही कार्बन है वैसे तो, है ना, तो 1 क्लोरो
वन क्लोरोफेनिल मैथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन भी वाले क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापी के रूप में है, और क्लोरो भी, इसीलिए ये इनसे पहले आ गई। मैथेन यहाँ पर क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? ये यहाँ पर ये CH2 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये वाला भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये वाइनिल समूह है। वाइनिलिक क्लोराइड के लिए हम बात की थी। तो सामान्य जो नामकरण है उसमें इसको वाइनिल क्लोराइड कहते हैं, लेकिन IUPAC में इसको क्या कहा जाता है? क्लोरो एथीन। एथीन क्यों कहा गया? क्योंकि डबल बॉन्ड आता है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो तो उसको एल्केन कहेंगे, दो बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन कहेंगे, और तीन बॉन्ड हो तो उसे क्या कहेंगे? एल्काइन, है ना। देखो यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ एक बॉन्ड हो तो इसको हम कहते हैं एल्केन, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम कहते हैं एल्कीन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड होते हैं तो इनको हम कहते हैं एल्काइन। ये तीन तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ पर एल्केन ही काम में आएंगे। देखिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था इसीलिए IUPAC में हमने इसको क्लोरो एथीन कह दिया। उसके बाद देखिए ये वाला जो समूह था ये एलिलिक समूह था। कैसा था? एलिलिक समूह था, इसीलिए एलिल ब्रोमाइड कहा गया। लेकिन IUPAC में फिर हमको नंबर देना पड़ेगा 1 2 3। अब हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब डबल बॉन्ड आ जाता है मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला क्या हो गई? ये वाली जो श्रृंखला आपको दिख रही है ये क्या है? मुख्य श्रृंखला है। क्या है? ये मुख्य श्रृंखला है। तो मुख्य श्रृंखला में हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम नंबरिंग करें तो हमको डबल बॉन्ड को सबसे पहले नंबर देना है। किसको नंबर देना है? डबल बॉन्ड को पहले रखना है। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत से यौगिकों में डबल बॉन्ड को अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए इसका जो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दूसरा जो नाम हो जाएगा यहाँ पर 3 क्लोरो तो होगा ही क्योंकि प्रतिस्थापी है तो आगे आएगा ही 3 क्लोरो। अब क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा प्रोपेन का सिर्फ प्रोप रह जाएगा अब यहाँ पर, है ना। और डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है तो लिखा जाएगा 1 इन। तो इस तरह से हम डबल बॉन्ड को भी नंबर देते हैं, और डबल बॉन्ड को नंबर क्लोरो या जो भी हैलाइड होंगे उनसे पहले दिया जाएगा। तो इस बात को हमको खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि डबल बॉन्ड को नंबर पहले दिया जाएगा। अब देखिए कुछ और प्रकार के भी हैलाइड हैं जो सामान्य तौर पर नहीं देखे जाते हैं, मोस्टली नहीं आते हैं, लेकिन अब ये स्पेशल हैं जो सामान्य तौर पर नहीं आते हैं तो वही एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है। जैसे देखिए यदि समान हैलोजन परमाणु एक कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो इन्हें जैम हैलाइड। वे समान हैलोजन परमाणु 2 हैलोजन परमाणु के लिए कहा गया है। कितने परमाणु के लिए कहा गया है? 2 समान हैलोजन परमाणु क्या हो? एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। तो फिर इस तरह के जो हैलोजन यौगिक होते हैं उनको जेमिनल डाई हैलाइड कहा जाता है, और सामान्य पद्धति में इनको क्या कहा जाता है? एल्किलिडीन हैलाइड। अब ये थोड़ा अजीब ही है और कभी कभी यही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बस ये इस तरह से आप ये एग्जाम्पल के द्वारा ध्यान रखते हो कि देखिए ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर इस कार्बन से एक Cl ये जुड़ा हुआ समान कार्बन से, और एक Cl ये जुड़ा हुआ। तो एक ही कार्बन से जब 2 Cl जुड़े हों तो उसे जैम या जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, और सामान्य भाषा में या सामान्य जो पद्धति है उसमें इसको क्या कहता है? एथिलीन डाई क्लोराइड कहा जाता है। IUPAC में फिर हमको नंबरिंग ही देनी पड़ेगी, तो IUPAC में हम नंबरिंग देंगे ही। यहाँ पर IUPAC में आपको दिख रहा है कि 1 1 यानी कि पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 1 डाई क्लोरो एथेन हो जाएगा। 2 कार्बन है इसलिए एथेन आ गया। उसके बाद देखिए इसी में दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप क्या है? यदि हैलोजन परमाणु पास पास स्थित कार्बन परमाणु पर पाए जाते हों तो इन्हें विसिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसिनल कहा जाता है। ये एक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए विसिनल, अब देखिए किनको कहा जाता है? ये एग्जाम्पल है। 2 पास पास स्थित, कौन कौन से? ये 2 पास पास स्थित कार्बन पर जब 2 हैलोजन जुड़े हों तो इनको हम
विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन है ना, कौन सी भाषा में? सामान्य भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? एथिलीन डाइक्लोराइड या विसिनल डाइहैलाइड। और IUPAC जो है, IUPAC में इनको हम क्या कहते हैं? IUPAC में हमको नंबर ही देना पड़ता है, जो अभी तक हम देते आ रहे हैं नंबर। तो यहाँ पर ये पहले कार्बन और ये दूसरा कार्बन, देखिए ये पहला हो जाएगा, ये पहला कार्बन मान लो, इसको दूसरा मान लो, उसको पहला मान लो, उसको सेम बात है, किसी को भी पहला या किसी को भी दूसरा मान सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 2, क्या हो जाएगा? 1 2 डाइक्लोरोएथेन। इस तरह से यहाँ ये जो कुछ एग्जाम्पल्स थे वो हमने पढ़े। तो आज की क्लास को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने कुछ IUPAC के नाम देखे। देखिए कल हम या फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम IUPAC से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में NCERT में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ से आपको आसानी से आपकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आसानी से बन जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड IUPAC के। तो अगला जो हमारी क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगली क्लास जो नामकरण की ही क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास है, उसको अगर आप लेते हो तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सारे नामकरण से रिलेटेड आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आपको IUPAC में हेलो एल्केन और हेलो एरिन के तो नाम लिखना आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।